हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से पेज नंबर 25 से 35 तक के महात्मा तथ्य को देखेंगे। साथ ही उनसे बनने वाले हर संभव प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। यह पुस्तक आधुनिक गद्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और केवल इसी भाग से यानी कि आधुनिक गद्य के भाग से ही लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने इससे पहले का जो क्लास है वो अपलोड कर दी गई, आप लोग देख सकते हैं। आगे आज हम पेज नंबर 25 से आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 25 पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉलेज के पंडितों की खड़ी बोली में विकास और योगदान। तो देखते हैं। हिंदुस्तानी विभाग में 4 मई 1801 ईस्वी को अमीर बहादुर अली को प्रधानमंत्री एवं तारिणी मित्र को उप प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया तथा अन्य 12 सहायक मुंशियों की नियुक्ति की गई। कार्य के आधार पर इन मुंशियों को कई कोटियों में रखा गया। क्या कह रहे हैं कि कार्य के अनुसार मुंशियों को कई कोटि में रखा गया। तो कोटियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए 4 कोटि कौन कौन सी थी। सर्टिफिकेट मुंशी, सुलेखक, किस्सा खां, भाखा मुंशी, ये 4 मुंशियों का उल्लेख मिलता है। भाखा मुंशी या हिंदी पंडित हिंदी मुंशी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन पंडितों ने सर्वाधिक योगदान दिया उनमें लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा गंगाराम प्रसाद शुक्ला का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो लल्लूलाल का जन्म 1763 और मृत्यु 1835, सदल मिश्र 1768 जन्म और 1848 उनकी मृत्यु ईस्वी में है। ये सारा फिर उसके बाद आगे देखते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, इसको ध्यान देंगे। आगे देखते हैं लल्लूलाल के बारे में क्या दिया हुआ है। लल्लूलाल द्वारा लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में दिए गए आत्मविवरण से सूचना मिलती है कि उनकी नियुक्ति 1800 ईस्वी में कॉलेज में हो गई थी। आरंभ में वे सर्टिफिकेट मुंशी के पद पर कार्य करते रहे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आरंभ में लल्लूलाल किस पद पर काम करते थे, तो आप क्या बताएंगे कि आरंभ में सर्टिफिकेट मुंशी के रूप में कार्य करते थे। कौन? लल्लूलाल। आगे देखते हैं। सरकारी पत्रों में उनकी नियुक्ति की मूल तिथि फरवरी 1802 ईस्वी मिलती है और मूल उसमें सरकारी पत्रों में क्या मिलती तिथि इनकी काम करने की? फरवरी 1802 ईस्वी। 9 मई 1804 ईस्वी को इन्हें आवश्यकता न होने के कारण कॉलेज से अलग कर दिया गया, किंतु थोड़े ही दिन बाद इन्हें पुनः रख लिया गया। 16 सितंबर 1805 ईस्वी में को इन्हें पुनः भाषा मुंशी के पद से हटना पड़ा। यह हिंदुस्तानी अनुवादकों के साथ कार्य करते रहे और कुछ दिनों के बाद संभवतः इन्हें पुनः अपना पद प्राप्त हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें प्रश्न कहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान देंगे। 1 मई 1823 ईस्वी को 1 मई 1823 ईस्वी को अध्यापक के वेतन संबंधित वितरण पत्र में इनका नाम अंतिम बार मिलता है। हाँ, एक बात और, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, उस वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रचनाएं तथा उनकी भाषा का स्वरूप। लल्लूलाल की लगभग 11 कृतियों का उल्लेख मिलता है। कितनी कृतियों का उल्लेख मिलता है? 11 कृतियों का। कौन कौन सी? सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, बैताल पच्चीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, माधोनल 1801, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लताइफ ई हिंदी 1810 ईस्वी, ब्रज भाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी और 11वीं रचना इनकी लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। ठीक है। इस प्रकार इनमें ब्रज भाषा व्याकरण को छोड़कर किसको, ये जो 11 रचनाएं आपने अभी देखी, इनमें से ब्रज भाषा व्याकरण को छोड़कर सभी कृतियाँ किसी न किसी अन्य लेखक की रचना
का आधार लेकर प्रस्तुत की गई हैं। आगे देखते हैं। यह होते हुए भी ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य दोनों के विकास में लल्लू लाल जी का योगदान महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कृतियों में राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है। क्या ध्यान देने वाली बात है, राजनीति जो इनकी रचना है, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका क्या है, बिहारी सस्से की टीका है। लाल चंद्रिका किस में है, ये सब ब्रजभाषा गद्य में है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। शेष रचनाओं का संबंध खड़ी बोली गद्य से। बाकी इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं, इन 4 रचनाओं राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये 3 रचनाओं के अतिरिक्त जो रचनाएं हैं वो किसमें हैं, खड़ी बोली गद्य में आपको मिलेंगी। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधवनल, ये चारों कृतियां लल्लू लाल जी ने के साक्ष्य के रूप में उन्हीं के द्वारा विचरित मानी जा सकती हैं। आगे देखते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय ने हिंदुस्तानी उर्दू और रेखता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया। क्या कह रहे हैं, गिलक्राइस्ट महोदय ने हिंदुस्तानी उर्दू और रेखता को क्या एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया। तो एक ही अर्थ में हिंदुस्तानी और रेखता को एक ही अर्थ में किसने प्रयुक्त किया, गिलक्राइस्ट महोदय ने। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। माधवनल और शकुंतला नाटक की भाषा में भी अरबी और फारसी के शब्दों रूपों को अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। इन ग्रंथों में वह सभी रूपों का विशेषताएं लक्षित होती हैं जो बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में हैं। लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रेम सागर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं सदल मिश्र के बारे में क्या दिया हुआ है। सदल मिश्र 1768 ईस्वी में इनका जन्म और मृत्यु 1848 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। कॉलेज से संबंधित हिंदी पंडितों में सदल मिश्र का स्थान भी महत्वपूर्ण है। कॉलेज के विवरणों में सूचना अवलोकन में यह निर्विवाद है कि 1803 ईस्वी में सदल मिश्र कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग से संबंधित हैं। 1804 ईस्वी में लल्लू लाल जी के साथ इन्हें भी कॉलेज से अलग कर दिया गया। लल्लू लाल के साथ इनको भी 1804 में कॉलेज से अलग कर दिया गया, किंतु उन्हें उसी वर्ष 17 अक्टूबर कॉलेज में काउंसलिंग के एक प्रस्ताव के अनुसार इन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया। आगे देखते हैं। देखिए, आपको कुछ जो गाइड्स हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी रहेगी और आपको लंबे समय तक याद रहेंगी चीज़ें, इसके आसपास के तथ्य अगर आप पढ़ लेंगे तो। बाकी फैक्चुअल शायद आपको गाइड वगैरह में कहीं देखने को मिल सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे इनकी रचनाएं हैं या फिर इनकी रचना कौन सी भाषा में कौन सी रचना है, इस प्रकार से। आगे देखते हैं। सदल मिश्र की साहित्यिक कृतियों में चंद्रावती 1803 ईस्वी, रामचरित्र ये अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जो कि 1806 में हुआ था, और ये क्या है, रामचरित्र क्या है, अध्यात्म रामायण जो है उसका अनुवाद है, ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछा जा सकता है आपसे। हिंदी पार्षणीय वोकैबुलरी तथा हिंदी पार्षणीय वोकैबुलरी जो कि 1809 ईस्वी में उल्लेखनीय है। इनमें प्रथम 2 गद्य के विकास में विशेष स्थान था। क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे इस बात पर कि सदल मिश्र की कृतियों में चंद्रावती जो कि 1803 ईस्वी में, रामचरित अध्यात्म रामायण का अनुवाद जो कि 1806 ईस्वी में तथा हिंदी पार्षणीय वोकैबुलरी 1809 ईस्वी में उल्लेखनीय है इनकी कृतियों में। लेकिन इनमें जो प्रथम 2 गद्य कृतियाँ हैं कौन कौन सी, चंद्रावती और रामचरित, ये हिंदी गद्य के विकास में विशेष स्थान रखती हैं। आगे देखते हैं। चंद्रावती या नासिकोपाख्यान वस्तुतः यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली में गद्य में रूपांतर है। ये बहुत मतलब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चंद्रावती या फिर नासिकोपाख्यान इसमें इसकी कथा वस्तु क्या है और ये किस मतलब
भाषा में है। तो ये खड़ी बोली गद्य के रूप में है और किसका ये अनुवाद है? कठोपनिषद में नचिकेता की कथा का ही अनुवाद है। आगे देखते हैं, सदल मिश्र ने ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर पात्रों और घटनाओं को ही अधिक प्रधानता दिया हुआ है इसमें। आगे, रामचरित 320 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। ये रामचरित के बारे में बता रहे हैं। रामचरित कितने पृष्ठों में समाप्त हुआ है? ये 320 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसमें कुल 7 कांड हैं, कुछ नहीं यहाँ पे आएगा, इसमें कुल 7 कांड हैं। अध्यात्म रामायण का आधार लेते हुए भी सदल मिश्र ने सर्गों के क्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया है। कथा की दृष्टि से कोई परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। इसको बहुत ध्यान देंगे कि रामचरित 320 पृष्ठों में समाप्त हुआ है और इसमें कुल 7 कांड हैं और ये अध्यात्म रामायण को आधार लेकर सदल मिश्र ने सर्गों के क्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन कथा में परिवर्तन लक्षित नहीं होता, परिवर्तन नहीं किया गया कथा में। आगे देखते हैं, सदल मिश्र आरा जिला के निवासी थे। सदल मिश्र कहाँ के निवासी थे? आरा जिला के निवासी थे। अंततः उनकी भाषा पर बिहारी का प्रभाव स्पष्ट है। किस प्रकार की भाषा है सदल मिश्र की? बिहारी प्रभावित है ना। कुछ बंगला प्रभाव भी है। उनका व्यक्तित्व प्रयत्न खड़ी बोली के प्रयोग का ही रहा है, किंतु वे ब्रजभाषा के प्रभाव से अपने को अलग नहीं रख सके। आगे क्या देखते हैं दिया है, रामचरित एक प्रकार से अनुवाद है। इसकी भाषा खड़ी बोली है। अरबी फारसी के शब्दों का भी बीच बीच में आ गए हैं। ब्रजभाषा बिहारी और बंगला के शब्द तो हैं ही, किसमें? रामचरित में। ये प्रश्न आपसे तथ्यात्मक भी पूछा जा सकता है और एक तरीके से ऐसे भी वाक्य बना के भी, सेंटेंस बना के पूछा जा सकता है कि इसमें बीच बीच में अरबी और फारसी के शब्द हैं, ये तथ्य सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए। ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली। ईसाई धर्म प्रचार बराबर आगे बढ़ता रहा। देखिए, खड़ी बोली में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान था, अभी हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचार बराबर आगे बढ़ता रहा। 1793 ईस्वी में केरे महोदय ने कलकत्ता के निकट श्री रामपुर में अपना केंद्र स्थापित किया। कब? केरे महोदय ने कलकत्ता में श्री रामपुर में अपना केंद्र स्थापित किया 1809 ईस्वी में। मूर साहब ने पटना के पास एक मिशन स्थापित किया 1810 ईस्वी में। आगरे में क्या लिखा है? बॉप्टिस्ट मिशन की स्थापना हुई। कब हुई? 1814 ईस्वी में। दोनों अन्य मिशन आगरा और इलाहाबाद में स्थापित हुए। बॉप्टिस्ट चर्च मिशनरी सोसाइटी और लंदन मिशनरी सोसाइटी इस प्रकार से क्रमशः क्या हैं? 1816 ईस्वी, 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी। तो क्या था कि ये जो हैं, यहाँ से देखते हैं, आगरा में बॉप्टिस्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1814 ईस्वी में। और ईस्वी में 1809 ईस्वी में मूरे साहब ने पटना के पास एक मिशन स्थापित किया। 1810 ईस्वी में आगरे में बॉप्टिस्ट मिशन की स्थापना हुई। 1814 में दोनों अन्य मिशन आगरा और इलाहाबाद में स्थापित हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है कि बॉप्टिस्ट चर्च मिशनरी सोसाइटी और लंदन मिशनरी सोसाइटी। देखिए, बॉप्टिस्ट चर्च 1816, मिशनरी सोसाइटी 1818 और लंदन मिशनरी सोसाइटी 1820 में बनारस को अपना प्रचार का स्थान बनाया। किसको अपना स्थान बनाया? बनारस को। इस प्रकार फिर आगे क्या दिया है? धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने बाइबिल का अनुवाद कराया। 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में हेनरी मार्टिन ने किया? हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किया। किसने? हेनरी मार्टिन ने। कब? 1809 ईस्वी में। देखिए, 3-4 तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। कब किया? 1809 में। किसने किया? हेनरी मार्टिन ने। किस भाषा में किया? हिंदी और उर्दू में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बाकी मैं PDF इंस्टाग्राम के ग्रुप में डाल दूँगी, टेलीग्राम के। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। श्री रामपुर मिशनरियों ने न्यू टेस्टामेंट, नए धर्म नियम का अनुवाद न केवल
हिंदी खड़ी बोली में प्रयुक्त प्रस्तुत किया, वरन भारत की अनेक बोलियों में भी उसे अनुदित किया। कौन कौन सी बोली में अनुदित किया गया देख लेते हैं। जयपुरी, मेवाड़ी, अवधी, बघेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, ब्रजभाषा, मालवी आदि बोलियों में इसके संस्करण उपलब्ध हैं। ठीक है। न्यू टेस्टामेंट, नए धर्म विचार का अनुवाद, ठीक है, श्री राम मिशनरियों ने किया था। आगे देखते हैं। हिंदी गद्य को न केवल किसी रूप में प्रभावित करने वाला दूसरा धार्मिक आंदोलन आर्य समाज था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश द्वारा अपने विचारों को हिंदी गद्य में प्रस्तुत किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सत्यार्थ प्रकाश किसका है, तो ये दयानंद सरस्वती की रचना है और कब प्रकाशित हुई, 1874 ईस्वी में। आगे देखते हैं। इस समय भाषा के विकास में 3 प्रमुख माध्यम कार्य कर रहे थे। कौन कौन से माध्यम कार्य कर रहे थे खड़ी बोली के विकास में, तो शिक्षा संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियाँ। ठीक है। आगे देखते हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। शिक्षा संस्थाएं किस प्रकार से खड़ी बोली के विकास में प्रयासरत थी, उसको पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कंपनी सरकार के समय में भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। देश की जनता को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता कंपनी सरकार को भी महसूस हो रही थी। उन्हें भी मतलब लग रहा था कंपनी को भी कि ये यूरोप के जो लोग हैं इनको भी क्या करना है, एशिया के जो लोग हैं इनको भी क्या करना है, ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, यूरोपीय ज्ञान से परिचित कराना है भारत के लोगों को। ठीक है। कंपनी सरकार को भी महसूस हुआ कि उसे जनता की भाषा में ही इस विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ किया। देखिए, कंपनी को ये महसूस हुआ कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से इस देश के लोगों को भी परिचित कराया जाए, लेकिन अब इस देश के लोगों को परिचित कराने के लिए वे अपनी भाषा में तो ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों को समझ में ना आता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जनता की भाषा में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ किया। ये भी एक तरीके से योगदान ही तो हुआ खड़ी बोली के विकास में। आगे देखते हैं। कोलकाता बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ईस्वी, आगरा कॉलेज 1823 ईस्वी, बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा नॉर्मल स्कूल आदि की स्थापना कंपनी की इस नीति के आधार पर हुई थी कि सन 1838 ईस्वी और 1850 ईस्वी के बीच शिक्षा संस्थाओं में पाठ्य पुस्तक की रचना के लिए हिंदी गद्य का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं। 1836 के पहले कचहरी की भाषा फारसी थी। ये नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कि 1836 से ईस्वी के पहले कचहरियों की भाषा कैसी थी, फारसी थी। 20 नवंबर 1837 ईस्वी को एक कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर प्रदेशीय भाषा का प्रयोग को मान्यता दी गई। किंतु सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में हिंदुस्तानी का प्रयोग होता रहा। हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू से था। इस प्रकार सन 1837 के बाद भी सरकारी दफ्तरों और कचहरियों से नागरिक का प्राय बहिष्कार सा हो गया। इन दफ्तरों में उर्दू, अरबी, फारसी मिश्रित का ही प्राधान्य रहा। इस और लक्ष्य करते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा, क्या कहा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, देखते हैं कि शुद्ध हिंदी चाहने वाले को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश भी बेफायदा होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है और आप इसको ध्यान में रखते हुए नोट कर लीजिए, चाहे फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहा, ये कथन किसका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। क्या कहा उन्होंने, शुद्ध हिंदी चाहने वाले को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरियों में फारसी हरफ जारी है, इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश भी बेफायदा होगी। आगे देखते हैं। श्री बालमुकुंद गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती जैसे अन्य हिंदी प्रेमी ने भी कचहरियों में चलाई जाने वाली भाषा का विरोध किया था।
किसने किसने विरोध किया था कचहरियों में चलाई जाने वाली भाषा का? बालमुकुंद गुप्त, वीरेश्वर चक्रवर्ती और अन्य हिंदी प्रेमी। बालमुकुंद गुप्त ने कचहरी हिंदी का विरोध करते हुए कहा, अब देखिए बालमुकुंद गुप्त ने क्या कहा कचहरी हिंदी का विरोध करते हुए? अंग्रेज लोग जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारी समझ में युक्त प्रदेश को सरकारी वही भाषा जारी करना चाहती है, पर यह भली भांति जान लेना चाहिए कि वह भी मुहावरा भाषा है। उसे हम साहिबाना या पादरियाना भाषा कह सकते हैं। ये भी कथन नोट करने वाला है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं बालमुकुंद गुप्त? बालमुकुंद गुप्त कहते हैं कचहरी हिंदी का विरोध करते हुए कहते हैं, अंग्रेजी लोग जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारी समझ में युक्त प्रदेश की सरकार वही भाषा जारी करना चाहती है, पर हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि वह भी मुहावरा भाषा है। उसे हम साहिबाना पादरियाना भाषा कह सकते हैं। आगे चलकर मदन मोहन मालवीय ने के अथक प्रयास से सन 1900 ईस्वी में कचहरी में नागरी का पुनः प्रतिष्ठा हुई, किंतु शब्दावली लगभग उर्दू की ही रही। देखिए, मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से कचहरी में पुनः जो है नागरी की प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन अभी भी लगभग उर्दू ही शब्दावलियाँ प्रयोग में आती हैं। नागरी लिपि के साथ नागरी लिपि की प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन शब्दावली किसकी अभी भी मिलती है? उर्दू की। आज भी कचहरियों में उर्दू शब्दावली की अधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं, समाचार पत्र का किस प्रकार से योगदान था? किसमें? खड़ी बोली हिंदी के विकास में। समाचार पत्रों के प्रकाशन से हिंदी गद्य को बल प्राप्त हुआ। सन 1826 में पंडित युगल किशोर ने कलकत्ते से उदंड मार्तंड नामक हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। यह 1 वर्ष के बाद ही बंद हो गया। देखिए, आप में से बहुत लोग अगर कुछ भी थोड़ा टाइम भी अगर आप सबको हुआ होगा हिंदी का अध्ययन करते हुए, तो आप लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, लेकिन हिंदी का ना, लेकिन आप लोग ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये 1 वर्ष में ही बंद हो गया। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि 1 वर्ष के बाद ही ये पत्र बंद हो गया। आगे देखते हैं, और इसके लेखक, इस पत्र के जो संपादक थे वो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे, और ये सन 1826 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। 1829 ईस्वी में ये दंगदूत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गलत है, बंगदूत आएगा। 1 मिनट, ये दंग नहीं होगा, ये बंग आएगा। बंगदूत नामक पत्र निकाला 1829 में। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बंगला में भी प्रकाशित होता था। हिंदी के अतिरिक्त कौन सा? अंग्रेजी, फारसी, बंगला में भी, अर्थात ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। क्या? बंगदूत। और सन क्या था? 1829 ईस्वी। सन 1845 ईस्वी में बनारस से गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में दूध विनायक मोहल्ले से मतवा बनारस अखबार प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा का झुकाव पूर्णतः उर्दू की ओर था। बनारस अखबार की भाषा का झुकाव किस ओर था? तो आप कहेंगे किसकी ओर? उर्दू की ओर, पूर्णतः उर्दू की ओर था। फलता 1850 ईस्वी में इसके विरोध में बनारस से सितारे मोहन मैत्र के संपादन में सुधाकर का जन्म हुआ। यानी कि किसके विरोध में सुधाकर का जन्म हुआ था? तो बनारस अखबार के जन्म हुआ। इसके थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते से ही सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व से निकला। ये भी सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, राजा शिवप्रसाद का जन्म 1823 ईस्वी और मृत्यु 1895 ईस्वी में हुई थी। राजा साहब जहाँ तक लिपि का प्रश्न था, देवनागरी लिपि को पसंद करते थे। किस लिपि को पसंद करते थे राजा साहब? देवनागरी। किंतु भाषा संबंध में उनका रुख दूसरा ही था। वह हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है,
वो क्या चाहते थे राजा साहब? हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे। इन्होंने सदैव शिष्ट जन समुदाय को दृष्टि में रखना उचित समझा, इसलिए वे हिंदी के गंवारूपन को निकालने के लिए उसमें अरबी फारसी शब्दों का समावेश उन्हें उचित प्रतीत हुआ। ऐसा करने के लिए वह बहुत कुछ बाध्य भी थे। क्या बाध्य थे वो सितारे हिंद, क्या बाध्य थे कि हिंदी में उर्दू के शब्दों का समावेश करें? क्या कारण था देखते हैं। सरकारी नीति से अलग भाषा के विषय में उनकी अपनी नीति भी हो नहीं सकती थी। सरकारी नीति से अलग भाषा के विषय में उनकी अपनी नीति भी हो नहीं सकती थी। अंग्रेजी सरकार का झुकाव प्रारंभ से ही उर्दू की ओर था। दो कारण हो गए। राजा साहब को स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू और मुसलमान विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना पड़ता था। यानी कि अगर वो सिर्फ इसको हिंदी के शब्दों का अगर पूर्णतः प्रयोग करते तो जो मुसलमान के विद्यार्थी थे उनको भी ध्यान में रखना पड़ता था। ये भी एक कारण था। वह उनके भाषाओं को में एक रूपता लाना चाहते थे। इन कारणों से उन्हें उर्दू की ओर झुकना पड़ा, किंतु यह झुकाव सहसा नहीं हुआ था। उन्होंने प्रारंभ में कृतियों में उर्दू की अपेक्षाकृत कम है, परवर्ती रचनाओं में उर्दूपन अधिक आता गया। ये एकाएक झुकाव उर्दू की तरफ नहीं हुआ सितारे हिंद का। क्या था? उनकी प्रारंभिक कृतियों में आपको उर्दू पर अपेक्षाकृत कम और परवर्ती रचनाओं में उर्दूपन अधिक आता दिखाई देगा। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयं बोधक उर्दू, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तमलक, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तानी के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार इत्यादि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं इसमें कौन कौन सी हैं? आलसियों का कोड़ा है और भूगोल हस्तमाल है, इतिहास तिमिरनाशक है, गुटका है, राजा भोज का सपना है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। आगे देखते हैं आलसियों को कोड़ा। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए क्या क्या है रचनाओं में। आलसियों का कोड़ा जो है स्वयं बोधक उर्दू, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तमलक आदि पुस्तकों की भाषा चलती हुई व्यवहारिक किंतु सरल हिंदी है। इनमें उर्दू नहीं है, इसमें अधिक उर्दू नहीं है। प्रारंभ में उनकी भाषा नीति इस प्रकार की भाषा के पक्ष में थे। इनमें विदेशी शब्दों को ठीक उसी प्रकार प्रयोग हुआ है। किसमें? इनमें विदेशी शब्दों का ठीक उसी प्रकार से प्रयोग हुआ है जिस प्रकार तुलसी चंद बिहारी कवियों की कृति में मिलता है। देखिए आपने अगर ध्यान दिया होगा चंद बरदाई, तुलसीदास और बिहारी की कृतियों में विदेशी शब्द बहुत ही नाम मात्र के ही होंगे या नहीं ही होंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो रचनाएं आपको ब्लू कलर से दिख रही हैं, दिए आलसी को कोड़ा, स्वयं बोधक उर्दू, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तमलक आदि पुस्तकों की भाषा चलती और व्यवहारिक थी किंतु सरल हिंदी है। इनमें अधिक उर्दू नहीं है। प्रारंभ में उनकी भाषा नीति इस प्रकार की भाषा के पक्ष में थे कि उनमें विदेशी शब्दों को ठीक उसी प्रकार प्रयोग हुआ है जो आरंभिक रचनाएं हैं उनकी, जैसे चंद तुलसी बिहारी आदि कवियों की कृति में मिलता है। आगे देखते हैं इतिहास तिमिरनाशक की भाषा नागराक्षरों में लिखी हुई सरल उर्दू है। ध्यान रखेंगे इसको। कैसी है इतिहास तिमिरनाशक की भाषा? नगराक्षरों में लिखी सरल उर्दू है। जबकि बेताल पच्चीसी की भाषा रेखता कहा है। बेताल पच्चीसी की भाषा को क्या कहा गया है? रेखता कहा गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। बेताल पच्चीसी में संस्कृत के कुछ शब्द भी हैं किंतु इतिहास तिमिरनाशक में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। देखिए बेताल पच्चीसी में संस्कृत के कुछ शब्द भी हैं किंतु जो इतिहास तिमिरनाशक है इसमें संस्कृत के शब्द कैसे हैं? ना के बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक मिनट। हाँ, सिखों का उदय और अस्त की भाषा पूर्णतः उर्दू हो गई है। देखिए
सिखों का उदय और अस्त की भाषा क्या है? पूरी तरह से उर्दू है। साथ ही इसमें अरबी फारसी के शब्दों का व्यवहार अधिक किया गया है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि सिखों का उदय और अस्त जो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है? तो किसका है? उर्दू प्रयोग है। आगे देखते हैं। गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। गुटका किस प्रकार की पुस्तिका है? संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए लिखी गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ये गुटका जो है किस प्रकार की पुस्तिका है और ये किस लिए लिखी, इसके लिखने के पीछे क्या कारण था? तो ये स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। अंततः इसे राजा साहब की भाषा नीति का द्योतक नहीं माना जा सकता। हिंदी व्याकरण की भाषा स्वयं उन्हीं की कथानुसार हिंदुस्तानी है, यानी कि वह अपनी भाषा को क्या कहते थे? हिंदुस्तानी कहते थे। पारिभाषिक शब्द संस्कृत और फारसी के लिए गए हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त समस्त विवेचन के आधार पर निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि राजा साहब नागरी लिपि के पूर्ण समर्थक होते हुए भी हिंदी खड़ी बोली गद्य के पूर्ण पोषक नहीं थे। क्या? कि वे समर्थक तो थे नागरी लिपि के, पूर्ण समर्थक थे, लेकिन हिंदी खड़ी बोली गद्य के पूर्ण पोषक नहीं थे। वे उर्दू के फैशनेबल स्वरूप पर मुग्ध थे। उनका यह मोह उत्तरोत्तर बढ़ता गया, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं था, शुरुआती नहीं था, धीरे धीरे उत्तरोत्तर में बढ़ता गया। फिर भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो भी हो सका यह कम नहीं है। उनके विषय में समकालीन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट का यह कथन कहाँ तक सत्य है कहा नहीं जा सकता। पिनकॉट महोदय ने भारतेंदु को एक पत्र लिखा था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे इसको। क्या लिखा था? पिनकॉट महोदय ने भारतेंदु को एक पत्र में लिखा था, और किसके बारे में लिखा था? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में लिखा था कि राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती है, इन बातों पर प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उसने काव्य को अपनी हिंदी भाषा को बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बड़ा उद्योग किया। राजा शिव प्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है। देखिए, इसको बहुत इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कहीं पर भी। ये किसने कहा है? पिनकॉट महोदय ने पत्र के माध्यम से भारतेंदु को लिखा है। ये पत्र में किसने लिखा है? किसको? भारतेंदु ने को लिखा है, पिनकॉट ने। और किसके बारे में लिखा है? शिव प्रसाद हिंद के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ये था हमारा पृष्ठ संख्या 25 से लेकर पृष्ठ संख्या 35 तक जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने कवर किया है। अगली वीडियो इससे आगे के पृष्ठों को कवर करेंगे हम। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। आप सबका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।